हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और लाजवाब सेशन में सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, बात कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड कॉमर्स। इसके अलावा आपकी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है, आरपीएससी का जूनियर अकाउंटेंट है, आपका ईएमआरएस की भर्ती है, केवीएस की भर्ती है, नवोदय विद्यालय की है। इसके अलावा आपकी जूनियर अकाउंटेंट जो कोऑपरेटिव बैंक में निकली हुई है, लेखा सहायक की है। तमाम उन एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन है बड़ा ही फायदेमंद साबित होने वाला है। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। कोई भी एग्जाम हो कॉमर्स से रिलेटेड जिसमें आपकी बेसिक 11वीं और 12वीं की जो अकाउंटेंसी होती है वो तो हर एग्जाम में शामिल है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। XYZ किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो जो कॉमर्स से रिलेटेड है, उनमें इन चैप्टर से है, इन पॉइंटों से क्वेश्चन है, वो हर बार बनते हैं। और ये तो महत्वपूर्ण अकाउंट है क्योंकि कोई भी ऐसा खाता नहीं है जिसको अपन लेखों की सहायता से या उन खातों की सहायता से फाइनल अकाउंट है वो तैयार नहीं करते हो। क्योंकि फाइनल अकाउंट है वो एक कंपनी का आईना होते हैं, उस कंपनी की वस्तु स्थिति का चित्रण करते हैं कि इस कंपनी की वर्तमान स्थिति क्या है, कैसी है, किस तरीके से ये कंपनी ग्रो करेगी। उन तमाम आधार के लिए एक कंपनी को अपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट है वो तैयार करनी होती है। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण खाता है जिसको अपन तलपट कहते हैं, वो भी तैयार की जाती है। तलपट में कौन कौन सी अशुद्धियाँ रह जाती हैं, सुधार की अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि, उन तमाम अशुद्धियों की भी चर्चा की जाती है। तो वैसे तो उन अशुद्धियों की अपन ने चर्चा कर ली है। जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासेज को ज्वाइन नहीं किया है उन सब से मेरा निवेदन है कि अपन ने प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप वो क्लासें हैं वो ज्वाइन कर लें, देख लें। हो सकता है तो हैंड्स नोट तैयार कर लें, है ना। ये काम करोगे तो निश्चित रूप से एक काम को जब आप सुनोगे, फिर लिखोगे और फिर दोबारा रीडिंग लगाओगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिक ही आपके इस दिमाग में सेट हो जाएगी, याद हो जाएगी। फिर आपको बार बार उस चीज़ को वीडियो में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस काम को अगर करना चाहते हो तो आप इस परिवार के सदस्य बनो। वही मेरा आपसे निवेदन कि परिवार के सदस्य बनते हुए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो और वीडियो को साथियों के साथ शेयर भी कर दो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव क्लास है वो ज्वाइन करने का मौका मिले। ठीक है साथियों, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। देखो, आज के सेशन में सबसे पहले पर बात करेंगे कि जो आपकी तलपट होती है ना, तलपट और स्थिति विवरण में अंतर। ये मैंने इसलिए बनाई है, ये आप ध्यान रख सकते हो, है ना। ये मैंने इसलिए बनाई है कि आपके मन में एक प्रश्न होगा कि गुरुजी तलपट वहाँ पे कोई कंपटीशन एग्जाम है, वहाँ कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम थोड़ी है कि वो अंतर पूछेगा। नहीं, वो अंतर नहीं पूछेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना वो उद्देश्य पूछता है, वो पक्ष पूछता है, वो आधार पूछता है ना। इन छोटे छोटे पॉइंटों के आधार पर आपको दो चीज क्लियर हो जाएगी। एक तो तलपट क्लियर हो जाएगी जिसको अपन ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और एक आपकी ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है वो क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये दो चीज क्लियर करने के लिए मैंने इन फॉर्मेट को तैयार किया है ताकि आप इजीली ये चीज समझ सके, है ना। तो देखो, अंतर का आधार तलपट और स्थिति विवरण यानी चिट्ठा। परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव, चलो आपको बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में अंतर बताना, नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि भाई तलपट बनाने का क्या उद्देश्य है ना, बैलेंस शीट बनाने का क्या उद्देश्य है ना। तो उसमें पूछे जाते हैं ABCD उपरोक्त सभी। तो अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, पहला आता है आपका उद्देश्य, है ना। तलपट बनाना क्यों जरूरी है कि तलपट है वो खतौनी की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। यानी अपन ये ध्यान है वो रख सकते हैं कि गणितीय शुद्धता है ना, गणितीय शुद्धता की जांच के लिए आपका क्या बनाया जाता है, तलपट बनाया जाता है। जबकि बैलेंस शीट बनाने का उद्देश्य क्या है कि व्यवस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलेंस शीट है वो बनाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा,
अब आप उस कंडीशन में नहीं हो, आप गजेटेड ऑफिसर बनने वाले हो, आप गजेटेड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, राजपत्रित अधिकारी की तैयारी कर रहे हो। इसलिए भाई ये नहीं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा आपको, है ना, मैं सार सार की बात आपको बताऊंगा कि तलपट का उद्देश्य क्या होता है, गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, और स्थिति विवरण है वो आर्थिक स्थिति की जांच की या आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी बैलेंस शीट है वो तैयार की जाती है। उसके बाद बात करते हैं पक्ष, है ना, जो आपकी तलपट होती है उसमें डेबिट और क्रेडिट है वो दो पक्ष होते हैं, और तीन विधि इसमें काम में ली जाती है, योग विधि, शेष विधि, योग और शेष दोनों की कंबाइंड विधि, है ना। तो ये विधि भी पूछी जाती है कि कितनी विधियां होती है, 1 2 3 4, तो 3 विधियां तलपट में होती है। तो तलपट में ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं, जबकि बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष होते हैं, यानी असेट्स और लायबिलिटीज, असेट साइड, लायबिलिटी साइड, ये दो पक्ष है वो आपके किस में होते हैं, बैलेंस शीट में होते हैं। ठीक है। आधार, इसको बनाने का आधार क्या है, तो तलपट है वो खाता बही से जो खातों का शेष है उसके आधार पर बनाई जाती है, क्योंकि सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करने के बाद अपन लेजर तैयार करते हैं, है ना, और लेजर से पोस्टिंग होते हैं, उनका जो शेष होता है उसकी सहायता से आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो तैयार की जाती है, जबकि स्थिति विवरण है ना, स्थिति विवरण वो तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है। स्थिति विवरण है वो आपकी जो ट्रायल बैलेंस है उसके आधार पर, है ना। तो एक कदम आगे हो गया ना, एक कदम आगे हो जाता है, एक कदम आगे हो जाता है। तलपट है वो खाता बही की सहायता से बनाया जाता है, और जबकि चिट्ठा वो ट्रायल बैलेंस की सहायता से बनाया जाता है। यहां तक क्लियर है, समझ गए मेरी बात। तो 3 पॉइंट हो गए, किसकी सहायता से, उद्देश्य, पक्ष, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक फॉर्मेट के रूप में आपको उपलब्ध करवाया है ना। परीक्षा में बड़ा अंतर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन इनमें से ऑब्जेक्टिव बना के वो आराम से पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनिवार्यता, 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 आवश्यक, कंपलसरी, है ना। तलपट बनाना अनिवार्य नहीं है ना, तलपट बनाना क्या है, अनिवार्य नहीं है, अपनी इच्छा पे है, लेकिन लेखा अवधि के अंत में चिट्ठा बनाना अनिवार्य है, आवश्यक है, मैंडेटरी है, अपने को ध्यान में रखना है। तो यही क्वेश्चन अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ, आपने अभी तक इनको नहीं देखा कि कैसा क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो फिर अपने को क्या करते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा तो अनिवार्य है, कौन सा अनिवार्य नहीं है ना। आप तो सोचोगे कि भाई अगर अपने को अंतिम खाते बनाने तो तलपट भी बनाना अनिवार्य है ना। तलपट से भाई अंतिम खाते से पहले आता है, क्योंकि पहले अपन क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं, फिर उसकी अपनी जो सहायक भैया उसकी सहायता से जो लेजर है वो तैयार करते हैं, फिर आपकी ट्रायल बैलेंस होती है, फिर आपके फाइनल अकाउंट होते हैं। तो आप सोचोगे भाई फाइनल अकाउंट तो लास्ट में आते हैं, उनको बनाना जरूरी नहीं होगा, तलपट बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी है, अनिवार्य है ना। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो जाता। अवधि, अवधि यह भी बहुत बार पूछा जाता है। अवधि है उसमें तलपट आप कभी भी बना सकते हो, है ना, प्रत्येक दिन भी बना सकते हो, सप्ताह से बना सकते हो, पाक्षिक बना सकते हो, है ना, महीने से बना सकते हो, 2 महीने, 4 महीने, कभी भी आप तलपट बना सकते हो, कितनी भी बार बना सकते हो। लेकिन चिट्ठा है, चिट्ठा भी है, ये प्राय लेखावर्दी के अंत में तैयार किया जाता है। कौन सी कंडीशन में, जब व्यापार कंटिन्यू चलता है, जैसे मान लो व्यापार बीच में बंद हो जाता है तो उसको अपने को पहले भी बंद करना पड़ता है। कोई साझेदार है, कोई कंपनी का मालिक है, कंपनी है, वो दिवालिया हो जाती है तो उसे अपने को पहले भी बनाना पड़ सकता है, लेकिन वो अपवाद की स्थिति है। बाकी क्या होता है, जो आपका चिट्ठा है, जो आपकी बैलेंस शीट है, वो लेखा अवधि के अंत में, यानी जो आपकी 31 मार्च होती है उस तारीख को ये तैयार किया जाता है ना। तो इसकी यहाँ पे तो परिस्थिति लागू नहीं है, कभी भी अपनी इच्छा से बना सकते हो, लेकिन इसमें परिस्थितियां लागू है। ज्यादातर ये वर्ष के जो आपका वित्तीय वर्ष होता है उसकी समाप्ति पर ही बनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है खातों की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ अकाउंट्स, खातों की प्रकृति। तो तलपट में आपके व्यक्तिगत खाते भी आएंगे, वास्तविक खाते भी आएंगे, और नाममात्र खाते के समस्त शेष वो लिखे जाते हैं। किसमें, तलपट में। किसमें लिखे जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में आपके जितने भी खाते हैं उन सब के शेष लिखे जाते हैं, चाहे आपका व्यक्तिगत खाता हो,
चाहे आपका वस्तुगत खाता हो, चाहे आपके नाम मात्र खाता हो, तमाम उन खातों के शेष है वो आपको ट्रायल बैलेंस में योग विधि, शेष विधि या दोनों कंबाइंड रूप से वो विधि होती है, उसका प्रयोग करते हुए आपको लिखना होता है। लेकिन चिट्ठे में केवल व्यक्तिगत और वास्तविक खाते का शेष ही लिखा जाता है। नाम मात्र खातों का शेष है वो आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई बैलेंस शीट में कौन से खातों का शेष आता है, व्यक्तिगत, वस्तुगत, नाम मात्र, उपरोक्त सभी, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि आपकी जो तलपट होगी उसमें व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र तीनों खातों का शेष आएगा, जबकि जो बैलेंस शीट होगी उसमें और सिर्फ व्यक्तिगत और वस्तुगत जो खाते हैं उनका ही शेष है वो लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है खातों का क्रम, किस क्रम में अपने को लिखना होता है। तलपट में लिखे गए खाते का शेष कोई क्रम नहीं होता, कोई निश्चित क्रम नहीं होता, अपने हिसाब से अपने को लिखने चलता है, क्योंकि उसका फॉर्मेट होता है सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर, फिर आपका LF, फिर डेबिट और क्रेडिट। जो नेम ऑफ लेजर है उसमें जो खाते हैं उन सब के नाम आते चलेंगे, जो डेबिट में आएगा उसको डेबिट में लिख देंगे, जिसका क्रेडिट शेष है उसे क्रेडिट में लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो कोई क्रम नहीं होता तलपट का। जबकि जो आपका चिट्ठा है उसके दो क्रम होते हैं, एक तो तरलता क्रम होता है और एक स्थायित्व क्रम होता है। मैंने आपको कल बताया था तरलता क्रम में आपकी लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट आता है और नीचे शेयर के जो आपकी कैपिटल होती है वो आती है ना। इधर असेट साइड में ऊपर कैश इन हैंड या कैश इन हैंड आता है और नीचे गुडविल आती है। कौन से क्रम में? तरलता क्रम में, है ना। अगर बात करें स्थायित्व क्रम में, तो स्थायित्व क्रम में लायबिलिटी साइड में ऊपर आपका कैपिटल आता है और नीचे आपका क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। ठीक है। और अगर बात करें असेट साइड में, तो असेट साइड में स्थायित्व क्रम में ऊपर गुडविल आती है और नीचे कैश इन हैंड आता है। ठीक है, ये समझ गए। तो इसलिए आपका जो चिट्ठा है उसका क्रम होते हैं, दो क्रम में बनाए जाते हैं, एक तो तरलता क्रम में और एक स्थायित्व क्रम में। जबकि तलपट का कोई भी क्रम नहीं होता, अपने हिसाब से आप तैयार कर सकते हो, है ना। तो इस पर्सन आपका बड़ा है लेकिन इसमें क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है पूरी की पूरी, क्योंकि अंतर है, अंतर को कहीं से भी एक पॉइंट उठा के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है अंतिम खातों का अंग। अंतिम खातों का अंग तो तलपट है, तलपट के अभाव में अंतिम खाते तैयार नहीं किए जा सकते, क्योंकि यह अंतिम खातों का अंग नहीं है। तलपट के अभाव में अंतिम खाते हैं वो तैयार नहीं किए जा सकते, पर यह अंतिम खातों का अंग नहीं है। चिट्ठा अंतिम खातों का अंग है ना, अंतिम खातों का अंग। अंतिम खातों में आपके ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन ही तो होते हैं, ये तीन होते हैं ना आपके अंतिम खाते, है ना। तो ये चिट्ठा है वो अंतिम खातों का अंग है, जबकि तलपट है वो अंतिम खातों का अंग नहीं होता है। इसकी सहायता से अंतिम खाते हैं वो तैयार किए जाते हैं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, है ना। ये फाइनल अकाउंट का भाग नहीं है, बट अपने को फाइनल अकाउंट तैयार करने हैं तो इससे अपने को सूचनाएं लेनी पड़ेगी। इनकी सूचनाओं के सहायता से ही अपन जो फाइनल अकाउंट है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो तैयार कर पाते हैं, है ना। इनका सहयोग होगा तभी अपन कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया अंतिम खातों का अंग। फिर खातों को बंद करना, है ना। तो खातों का बंद करना, तो तलपट की रचना हेतु खातों का बंद करना आवश्यक नहीं है, खातों का बंद करना आवश्यक नहीं है, लेकिन चिट्ठा तैयार करने हेतु खातों को बंद करना आवश्यक है, उनको बंद करना जरूरी है, क्योंकि बंद नहीं करेंगे तो खातों का मिलान है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्लोजिंग जो अपना बैलेंस होता है उसी के आधार पर उन खातों का जो बैलेंस है वो तलपट में दिखाया जाता है और फिर उसी बैलेंस को अगले साल है वो आपका ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है अंतिम स्टॉक, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है ना। तलपट में प्राय अंतिम स्टॉक नहीं दिखाया जाता। तलपट में क्या होता है, अंतिम स्टॉक आपकी मेन तलपट में नहीं दिखाया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना। जबकि चिट्ठे में अंतिम स्टॉक है वो आपकी असेट साइड है वो दिखाया जाता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है वो उसका पार्ट होता है किसका? बैलेंस शीट का।
इसलिए अपने को अंतिम स्टॉक की प्रविष्टि है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में करते हैं, जबकि तलपट में अंतिम स्टॉक है वो नहीं दिखाया जाता है। आगे अपन स्टॉक के बारे में और कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्टॉक है एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है आपके फाइनल अकाउंट का। ठीक है, बढ़े आगे। प्रामाणिकता है ना, प्रामाणिकता यानी प्रामाणिकता को अपन क्या कह सकते हैं कि भाई वो कितना वैलिड है, जो चीज अपन ने पढ़ी है वो कितना वैलिड है। तो देखो तलपट है वो न्यायालय के प्रमाण के रूप में काम में नहीं माना जा सकता है ना। अगर न्यायालय में कोई विवाद होता है, कोई वाद होता है, किसी प्रकार का कोई केस होता है, मुकदमा होता है, तो अपन उस तलपट को अगर एविडेंस के रूप में न्यायालय में पेश करते हैं तो वो उसका जो प्रमाण है वो नहीं मानता न्यायालय, उसको एक प्रमाण के रूप में साबित नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपन ने चिट्ठा तैयार करता है किया है तो वो न्यायालय में प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। न्यायालय में एक महत्वपूर्ण जो एविडेंस होता है उसके रूप में उसे अपन मान सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हो गया कि भाई प्रामाणिकता के रूप की बात करें तो ये आपका प्रामाणिक है, जबकि जो आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आपकी प्रामाणिक है क्योंकि ये एक साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है, लेकिन तलपट है वो एक साक्ष्य के रूप में काम नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? बढ़े आगे, देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा है। यानी फाइनल अकाउंट एक महत्वपूर्ण अकाउंट है, आपका जो सिलेबस है आपने पढ़ भी लिया होगा, और मैंने आपको बताया भी था कि भाई किसी भी युद्ध को आपको जीतना होता है, है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास सबसे पहले उस युद्ध की जो कमजोरियां है, उसकी रणनीति है, उसके हथियार है, वो आपके पास होने चाहिए। तो आप एग्जाम में जब बैठ रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उस एग्जाम का जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन करना चाहिए कि भाई क्या क्या आपके पाठ्यक्रम में है ना। तो आपके फर्स्ट ग्रेड में जो आपके फाइनल अकाउंट वो बशर्ते स्पष्ट लिखे हुए कि भाई फाइनल अकाउंट है ना। अब फाइनल अकाउंट को अलग अलग नहीं दर्शाया कि भाई फाइनल में आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडिंग भी है, P&L भी है, बैलेंस शीट भी है, आयगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां भी, ये नहीं लिखा, उसने फाइनल अकाउंट लिख दिया। इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स के इर्द गिर्द जितनी भी चीज है वो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। अपन उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, क्योंकि उसने फाइनल अकाउंट लिख दिया। तो फाइनल अकाउंट मीन्स फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब देखो अपन ने जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि भाई अपन ने जो पढ़ा उसका कितना का आपने गुणा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। जब जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो उसका आपको रिप्लाई करना है कि भाई कौन सा आंसर आना है। फटाफट अपने आप को सेल्फ चेक भी आप कर पाओगे कि आपकी तैयारी है वो कहां तक पहुंची है। देखो पहला क्वेश्चन है, अंतिम खाते की रचना का उद्देश्य निर्धारण करना है ना। आपके जो फाइनल अकाउंट है उसका निर्माण है ना, उसका निर्माण है कौन से उद्देश्य को निर्धारण करता है कि भाई अपने को उनकी सहायता से सकल लाभ और शुद्ध लाभ की गणना करनी है, स्वामित्व पूंजी और शुद्ध लाभ की गणना करनी है, पूंजी और शुद्ध संपत्तियों की गणना करनी है, शुद्ध लाभ हानि या आर्थिक स्थिति की जानकारी करनी है ना। अब देखो क्वेश्चन तो इसमें भी है कि भाई सकल लाभ और शुद्ध लाभ है ना, तो सकल लाभ शुद्ध लाभ भी कैलकुलेट करते हैं, शुद्ध लाभ भी कैलकुलेट करते हैं, हाँ, संपत्तियां भी कैलकुलेट करते हैं है ना। लेकिन अब इसमें देखो एक एक नाम घूम के आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लाभ की जानकारी के लिए है ना, लाभ की जानकारी के लिए अपन क्या तैयार करते हैं, P&L अकाउंट, और आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए अपन तैयार करते हैं बैलेंस शीट है ना। हो गया ना कि भाई लाभ की स्थिति की जानकारी के लिए P&L और आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए बैलेंस शीट। तो इसका जो सुटेबल आंसर है वो ये होने वाला है, शुद्ध लाभ और हानि, क्योंकि दोनों हो सकता है। इसमें तो लाभ लाभ लिख रखा है ना, लेकिन अंतिम खातों की सहायता से अपन शुद्ध लाभ भी ज्ञात करते हैं और शुद्ध हानि भी ज्ञात करते हैं। तो शुद्ध लाभ और हानि और साथ में बैलेंस शीट की सहायता से आर्थिक स्थिति की जानकारी। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा,
डी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा? शुद्ध लाभ या हानि, जो भी होगा, अगर लाभ है तो लाभ होगा और हानि है तो हानि होगा। और साथ में बैलेंस शीट है, उसकी सहायता से आर्थिक स्थिति की जानकारी अपन जान पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संदिग्ध दायित्वों को लिखा जाता है ना। संदिग्ध दायित्व यानी आपके जो है डाउटफुल जो लायबिलिटीज है उनका लेखा किया जाता है दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट में, चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में, उपरोक्त में से कहीं पे भी नहीं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, जो आपके डाउटफुल लायबिलिटीज है या कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है उनको हमेशा अपन कहाँ शो करते हैं, है ना। न तो अपन लाभ हानि खाते में लिखेंगे, न अपन लायबिलिटी साइड लिखेंगे, न अपन असेट साइड में लिखेंगे। उन्हें कहाँ लिखेंगे? चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में, है ना, फुट नोट के रूप में। किसके रूप में? फुट नोट के रूप में उसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, किसके रूप में? फुट नोट के रूप में। ये टिप्पणी है ना, इसको हिंदी में भी लिख सकता है फुट नोट, है ना। तो इसमें लिखा चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में, यह भी लिख सकता है कि चिट्ठे के नीचे फुट नोट के रूप में, है ना। तो फुटनोट और टिप्पणी है वो दोनों एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूज है वो नहीं होना है। ठीक है साथियों, क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है आपका अप्रत्यक्ष व्यय को लिखा जाता है। अप्रत्यक्ष व्यय को यानी जो प्रत्यक्ष व्यय कौन सा? आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अप्रत्यक्ष व्यय, है ना, अप्रत्यक्ष व्यय को लिखा जाता है व्यापार खाते, प्रत्यक्ष है, व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, विक्रय में से घटाकर उपरोक्त में से कहीं नहीं। एक तो होता है आपका प्रत्यक्ष, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है जो किसी वस्तु को उत्पादन करने में, उसको बेचने में सहयोग करता है, या कुल मिला के ऐसे संसाधन जिसकी सहायता से अपन प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो उसके प्रत्यक्ष में आएगा। अप्रत्यक्ष में क्या होते हैं कि इनडायरेक्टली वो उनका सहयोग करते हैं उस काम में, उस प्रोडक्ट को बिकवाने में, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रत्यक्ष जितने भी वे हैं वो आपके किस में आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो अप्रत्यक्ष है वो आएंगे आपके P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना। तो अपन मान रहे हैं कि प्रत्यक्ष वे लिखे जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका व्यापार खाते के डेबिट साइड में। तो ए है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रत्यक्ष व्यय का लेखा किया जाता है व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, इसका लेखा किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है ना, आस्तिगत आयगत व्ययों को लिखा जाता है ना। आस्तिगत यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उनको लिखा जाता है व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, है ना। तो इसका जो डेफर्ड रेवेन्यू है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो इसमें दोनों आ रहा, कंफ्यूज नाम तो आ रहा, आस्तिगत यानी डेफर्ड, आयगत यानी रेवेन्यू, वे यानी एक्सपेंडिचर, है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू भी है एक्सपेंडिचर भी है, पर आयगत, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड यानी आस्तिगत, ऐसे वे जैसे एडवर्टाइजमेंट है, आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है ना, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? डेफर्ड एक्सपेंसेज, रेवेन्यू एक्सपेंसेज होते हैं। और इनको क्या माना जाता है? इनको संपत्ति माना जाता है, और इसलिए इन्हें चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इनकी एंट्री की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आस्तिगत आयगत वे है, इनका लेखा चिट्ठे के असेट साइड में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी कंफ्यूज कर सकता है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और आता भी है लगातार, है ना। इसमें अपन कंफ्यूज रहते हैं कि भाई डेफर्ड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कहाँ शो करें, लायबिलिटीज में, असेट्स में, P&L में, ट्रेडिंग में। तो ये अपने को ध्यान रखना है
ये संपत्ति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इन व्ययों का लाभ है वो अपने को अगले कुछ सालों तक, जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक वो मिलता रहेगा। इस वजह से उनको संपत्ति मानते हुए उनका लेखा है वो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 5 नंबर, व्यापार एवं लाभ हानि खाते की प्रकृति होती है ना। जो आपका ट्रेडिंग एंड जो P&L अकाउंट है उसकी प्रकृति कौन सी होती है? व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाते, नाम मात्र व्यक्तिगत, स्मरणार्थ खाते की तरह, है ना। तो देखो इसमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट है वो आपको मेमोरेंडम खाते की तरह काम में लिए जाते हैं, स्मरणार्थ खाते की तरह है वो काम में लिए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा आपका डी, स्मरणार्थ। क्यों? क्योंकि इसमें है ना, इसमें तो वो खाते आते हैं कौन कौन से? व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र खाते हैं, उनका लेखा इसमें किया जाता। तो ये तो उन खातों को अपने अंदर समाहित करते हैं, अपने आप में उनको समाहित करते हैं। तो इसलिए ये आपके एक तरीके से कंपनी की वस्तु स्थिति को दर्शाने वाले खाते, कंपनी की लाभ और कंपनी की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाले खाते हैं। तो इनको एज ए मेमोरेंडम अकाउंट की तरह अपन ट्रीट करते हैं और ये कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है उसको शो करते हैं उन विनियोगकर्ताओं के लिए, उन इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है और जिनका हित है वो इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। इन खातों को देखते ही वो भविष्य के जो निर्णय है वो ले पाते हैं, है ना। तो इन्वेस्टर के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है और उन्हीं के आधार पर कंपनी है वो भविष्य के जो फैसले वो लेती है। क्योंकि पर्याप्त संपत्ति रहेगी तो इजीली वो निर्णय ले पाएगी कि भाई अपने व्यापार को किस दिशा में लेके जाना है। और अगर जैसे दायित्व ज़्यादा रहेंगे तो उनको सोचना पड़ेगा कि भाई कंपनी ग्रो कैसे करेगी, कहाँ से लोन लिया जाए, तमाम वो एक्टिविटीज वो फर्म को करनी पड़ेगी, कंपनी को करनी पड़ेगी, तब जाके वो राह पर आ पाएगी। ठीक है साथियों, तो आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और साथ में आपके ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में अंतर देखा है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, अपने इस परिवार के सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कॉमर्स को और आगे बढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग है वो देते रहे, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, उसका तुरंत अपन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाधान कर सकें। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।